नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट से जो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट थे। लास्ट ईयर वाले बैच के 2446 पोस्ट वाली जो वैकेंसी आई थी उनके स्टूडेंट उसकी उसी बैच की स्टूडेंट रही हैं सबाना आजमी, और इन्होंने फाइनली क्वालिफाई कर लिया है अपना दरोगा वाला जो एग्जाम होता है। सारे स्टेजेस को इन्होंने क्लियर किया है और फाइनली अब ये सब इंस्पेक्टर के रोल में चुनी गई हैं। ठीक है, तो आज हम इनसे बात करेंगे क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, कैसे इनकी तैयारी इन्होंने की और कैसे इन्होंने सारे स्टेज को एक बार एक एक करके क्लियर किया और फाइनली मेरिट लिस्ट में आ गए। तो ये सब चीज आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दो सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है, बट सीखने को मिलता है। कोई क्या मिस्टेक किया उस चीज को रिपीट नहीं करना है, इसी से सिक्योर करेंगे आप लोग अपना रिजल्ट। तो ये बहुत जरूरी है लोगों की स्ट्रैटेजी को देखना कि कौन सी गलती नहीं करनी आपको, बाकी तो आपका अपना ही रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आप सबाना से। सबाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉलेज ट्वीट्स पे। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये किया है, और बीइंग अ गर्ल आपने ये किया है सब इंस्पेक्टर को क्वालिफाई करना। लाइक दिमाग की तो टेस्ट हुई आपकी प्रीलिम्स और मेंस स्टेज में, बट फिजिकली भी आप इतना इंड्योरेंस है आप में, आपने उसको भी क्रॉस कर लिया और फाइनली आप मेरिट लिस्ट में। इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है आपको फाइनली सिलेक्ट होके? सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा अभी लग रहा है, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा मुकाम हासिल करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स है। और क्या है मतलब क्या कैसे एक होता है ना फैमिली का, एक होता है कि लड़की लोगों के लिए, स्पेशली लड़कों लोगों के लिए भी है, घर के काम के साथ साथ आपको करियर देखना है, बट लड़की लोग के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। प्लस एक चीज और है कि जल्दी से करियर सेट करो, नहीं तो शादी वादी। तो आपके घर में कैसा सपोर्ट, क्या कैसे मतलब क्या है, घर की कैसी है, मतलब कैसे प्रमोट करते हैं बच्चों को? जी, क्या मेरा व्यू? ये है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं, मेरे अबू अम्मी जो हैं, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। मैं जब घर पे थी और मैं अभी तो आपको मैंने बताया कि मैं 3 सालों से अभी कांस्टेबल की जॉब में औरंगाबाद में पोस्टेड हूँ। तो अभी तो फिलहाल घर पे मैं बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं इस डिपार्टमेंट में। लेकिन जब मैं घर पे रहा करती थी, जब मेरी स्कूलिंग का पीरियड या फिर जो भी मैंने अपना टाइम ट्यूशन तक जो मैंने घर पे बिताया है, उसमें मेरी मम्मी का मेरे पे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। हमेशा से वो हमेशा वो कहती थी कि आप पढ़ाई करो। तो पढ़ाई के दरमियान उन्होंने कभी मेरे पे काम नहीं थोपा कि घर का काम करो और पढ़ाई दिन भर करोगी या ऐसा कुछ। तो ये एक सपोर्ट जब आपके फैमिली वालों से मिलता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है और आप दिल से पढ़ पाते हैं जो भी आपकी ख्वाहिश होती है पढ़ाई के लिए या फिर किसी चीज के लिए। तो पापा भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, मम्मी भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। तो इसलिए शायद उन लोगों का ही देन है, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है मेरे में कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। तो मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया जो मैं आपके अभी सामने हूँ। और जैसे कि क्या था, मतलब क्या पोजीशन था? ऐसे तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे रिजल्ट आएगा, लेकिन अचानक से सुबह से पता चलता है कि रिजल्ट तो मेरिट लिस्ट में था। आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि हाँ आना ही है मेरा नाम ऐसे? मैम मैं इतनी तो श्योर थी कि मेरा रिजल्ट 110% होगा, क्योंकि मेरे एग्जाम जो गए थे मेंस के पेपर बहुत ही अच्छे गए थे। मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, तो आई वाज डैम श्योर कि मैं तो कर लूंगी। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन मैं बिल्कुल भी, मुझे मालूम ही नहीं था कि आज ही रिजल्ट आएगा। मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, ऑप्शनल के पेपर मैं लिख रही थी अपने, और मेरा फोन एक्चुअली बंद था उस वक्त। मैंने, क्योंकि मैं पढ़ाई करने दरमियान फोन अपना ऑफ रखती हूँ, तो मेरा फोन बंद था। जो मेरी फ्रेंड है उनके पास किसी ने फोन किया कि रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैंने एग्जाम दिया है। फिर उनके थ्रू मुझे पता चला, तो उस वक्त ना, वो आप भले ही कितने भी श्योर रहते हैं, बट एक अलग सी वो होने लगती है, रिजल्ट आ रहा है तो एक अलग सा, पता नहीं कैसी फीलिंग थी, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग जब रिजल्ट, जब मैंने अपना रोल नंबर बताया, फिर उन्होंने चेक करके, मेरी फ्रेंड ने चेक करके मुझे बताया, तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सच में रिजल्ट लिस्ट में वो जो सर्च करते हैं, फिर तो मैंने देखा और मैं बहुत खुश हो गई। और उसके बाद से जब मैंने फोन ऑन किया, उसके पहले, क्योंकि रिजल्ट आने के 5-10 मिनट बाद ही मुझे पता चला था, तो जो भी लोग मुझे जानने वाले थे सब मुझे मैसेज कर रहे थे। पता नहीं उन लोगों को पहले ही मालूम हो गया था कि मैं पास हो गई हूँ। तो जब वो कह रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि अरे यार, मैंने तो अभी किसी को बताया नहीं, मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, और कैसे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो पहले से मालूम था कि आप सिलेक्टेड होंगी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पूछने से अच्छा है कि मैं आपको कंग्रेचुलेट ही कर दूं। तो ये अच्छी फीलिंग थी कि ओ माय गॉड, लोग आप इतने ज्यादा खुश हैं, सबको लग रहा है कि या मतलब आपका ये था कि आप कर लेंगी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग थी उस दिन से। तो अभी तक हैंगओवर उतरा ही नहीं है, क्योंकि अभी भी इतने सारे कॉल्स
बहुत सारी चैनल वाले से कॉल आ रहे हैं, अपने जो जानने वाले लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, सब लोग बहुत बधाइयां दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है और मैं कोशिश करूंगी कि इससे भी अच्छा काम करूं ताकि लोगों को मैं और इंस्पायर कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, सही में बहुत अच्छी बात है। और इतना मतलब इतना आप मेहनत कर रही हैं, और ये सब बिहार वाले थोड़े बिहार वाले एग्जाम का हम मतलब मेरा अपना ये है कि कुछ ज्यादा टेन्योर भी हो जाता है इसका, प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू, मतलब ये जो आप लोग का पेट था, फिर उसके बाद इतना टाइम, बहुत टाइम लगा। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेशेंस रखे रहें और अपना कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। तो ये सब क्रॉस कर लिया है आपने, तो अब तो अच्छा ही है। और हम ये जानना चाह रहे थे कि आप कितना मतलब बिहार दरोगा के एग्जाम है, जैसे कमीशन एग्जामिनेशन, ये सब तो 7-8 घंटा डेली पढ़ना है और रोज पढ़ना है जब तक नहीं एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ। दरोगा परीक्षा के लिए कितना, आपको क्या लगता है कि एक मतलब नॉर्मल स्टूडेंट को कितना पढ़ने की जरूरत है, कितना देर उसको रोज देना ही है अपने पढ़ाई को? मैम मैं मेरा ये मानना है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम से कम 6-7-8 घंटे तो कम से कम देने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जब तक आप अपना टाइम अपनी किताबों पे नहीं देंगे ना, तो वो किताब भी आपको अपना वो दिखा देगा रास्ता, और फिर आप तो इसलिए मेरा मानना है कि जब आप स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा जितना आप पढ़ सको, मतलब ये नहीं कि एक बर्डन के साथ नहीं पढ़ना है कि मुझे 18 घंटे पढ़ने हैं, 20 घंटे पढ़ने हैं। ये मैं आई एम डैम श्योर ये कोई नहीं कर सकता, इवन कोई भी यूपीएससी टॉपर हो या बीपीएससी टॉपर हो। मैं ये सब लोग यही कहते हैं कि पढ़ने का ये कोई ये नहीं करना है कि सुबह से शाम तक का रूटीन बना लिया कि 6 से 7 उठना है, 7 से 8 पढ़ाई करनी है, फिर 3 घंटे का स्लॉट रखना है, फिर ऐसे पढ़ाई करनी है। तो ये मुझे लगता है ना कि ये इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती, और एक खामखा का टेंशन हो जाता है कि 3 घंटे में पढ़ना है। तो एकदम फ्री माइंड होकर के पढ़ें, जो दिल चाहता है उसे पढ़ें। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं फॉलो करती थी कि आपको जैसे हर एक चैप्टर पे आपको अच्छे से फोकस होना होगा। जैसे कि ये दरोगा के एग्जाम के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस जो क्वालिफाई करने हैं, जो रिटन टेस्ट है वो आपका आजकल बहुत ही ज्यादा कट ऑफ चला जा रहा है बिहार के एग्जाम में, क्योंकि बच्चे बहुत इच्छुक हो रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उसमें आपका सिलेक्शन लेना ये एक बहुत बड़ा टास्क है कि आप सिलेक्टेड हो पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीटी क्वालिफाई करके, मेंस क्वालिफाई करके, फिजिकल भी क्वालिफाई करने के बाद भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, क्योंकि उनका मेंस में जो रिजल्ट था वो कम था। तो मेरे ख्याल से फाइनल रूप से आप चयनित अगर होना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, ताकि आप कितने अच्छे मार्क्स आए, ताकि आपका जब भी रिजल्ट बने वो आप उसमें आप शामिल हों। तो मेरे लिए ये है कि आप कम से कम 6-7-8 घंटे पढ़ें, कंटिन्यूसली पढ़े उसको। कोई भी अगर चैप्टर को आपने उठाया है, जैसे हिस्ट्री का ही अगर पोर्शन अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू किया है, तो उसको एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा खत्म करें, फिर आप मिडिएबल में जाए, फिर आप मॉडर्न में जाए। तो एक अलग एक रूटीन बना करके, ये इस चीज का रूटीन जरूर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, सिलेक्टेड टॉपिक्स देखने हैं कि किस टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बिहार के किसी भी एग्जाम में ना हिस्ट्री के पोर्शन से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तकरीबन 20-30 तो सवाल रहते ही हैं। तो उस चीज को अगर हम लोग जान जाते हैं, एक रणनीति बना लेते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो उस पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि उससे आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि जो भी बच्चे ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं होगा इस एग्जाम को पास करना, लेकिन वहीं अगर कोई साइंस फैकल्टीज के स्टूडेंट हैं उनके लिए टफ होगा। तो उनके लिए मैं बस ये कहना चाहूंगी कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और एक बुक ले सकते हैं, जैसे कि लूसेंट की बुक आती है या फिर क्राउन वगैरह की बुक आती है, तो उसका एक बुक ले सकते हैं और उस बुक के जरिए उसको पहले अच्छे से पढ़ें, जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को कंप्लीट करें, फिर उससे क्वेश्चन बैंक के सहारे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि आप जब पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो वो एकदम से वो आपका हो जाता है, वो सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाता है। तो दरोगा के एग्जाम के लिए आजकल कुछ प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति थोड़ी बदल गई है, थोड़े टफ तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने अपनी जो पढ़ाई करी थी वो घटना चक्र की जो किताब आती है ISPCS की, तो मैंने उसके थ्रू मैंने किया था क्वेश्चन बैंक, उसके थ्रू मैंने क्वेश्चन आंसर किए थे। और सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज ट्वीट से मैं जुड़ी हुई थी पेड ग्रुप में, तो उस ग्रुप के माध्यम से मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिला, क्योंकि आते थे 100 नंबर्स के आते थे। मैम जो आप हैं, आपने बहुत सारा हेल्प किया हम लोगों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने ग्रुप में भेजे थे। और उस थ्रू मैं जब टेस्ट देती थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ा है, फिर मैं टेस्ट दे रही हूँ। तो उस तरीके से आपका वो क्वेश्चन पे अच्छा पकड़ हो जाता है, और जब अच्छा पकड़ हो जाता है और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, जब वो क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होती है, अरे यार इसको तो मैंने पढ़ा है, अब तो मजा ही मजा है।
तो इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने क्वेश्चन देखा था ना, आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाओ व्हाट अ ग्रेट टाइम, मैं आज कर लूंगी। तो उस दिन जब एग्जाम सेंटर से मैं निकली उस दिन मैं बहुत खुश थी कि बहुत अच्छा पेपर गया है। और बहुत खुशी होती है जब आप एग्जाम सेंटर से खुश होकर निकलते हैं, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग है। ऐसे करके आप कंटिन्यूसली आप करें तो हर हाल में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो ये क्या मतलब प्रीलिम्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी थी आपकी और मेंस के लिए अलग स्ट्रैटेजी थी, ऐसा कुछ था? नहीं, याद है? खास स्ट्रेटेजी नहीं थी, क्योंकि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो अलग तरीके का। जैसे बाकी जो सब्जेक्ट जो है सोशल स्टडीज की वो एक जैसे हैं, बट उसमें करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पीटी हाँ। के लिए ज्यादा फोकस करना है, और मेंस में जो है मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ के पोर्शन को अगर मेंस में पढ़ना है तो मैंने मैथ के पोर्शन को स्किप कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कि वो नॉलेज नहीं रखना है। वैसे बिहार सरकार का कुछ कह नहीं सकते, कुछ कुछ क्वेश्चन वो मैथ के भी डाल देते हैं, 3-4 क्वेश्चन जैसे आता है, वो इजी रहता है तो वो बन जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पीटी के एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डेली के रोज के जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं मैगजीन वगैरह न्यूज वगैरह से पढ़े। प्रतियोगिता दर्पण का मैंने बहुत सहारा लिया। दृष्टि आईएएस की जो आती है वो टुडे जीके करके, वो मैं चैनल पे देखती थी। बहुत सारे वीडियोस में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो आता है तो उससे मैं करंट अफेयर्स क्लियर करती थी। तो करंट अफेयर्स को मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया उसको। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स जो मैंने ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज के, वो मैंने पीटी और मेंस के लिए एक जैसा ही पढ़ा था। पीटी का जब एग्जाम था तो मैंने उसी स्ट्रेटेजी से पढ़ा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेती थी। जैसे पहला अगर कोई चैप्टर, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो उसको मैंने किसी बुक से पढ़ा। मैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ती थी तो मैंने एनसीईआरटी बुक से उसे पढ़ा। फिर उसको क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने जो आईएएस पीसीएस का जो सेट है मैंने उससे क्वेश्चन बनाया, कंप्लीट हो गया। फिर ग्रुप में जब टेस्ट होते होते थे तो टेस्ट मैंने दिया। तो इस तरीके से वो हर चैप्टर मेरा कंप्लीट होता चला जाता था। करेंट अफेयर्स में मैंने फोकस किया तो पीटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया, उसमें भी रिजल्ट आ गया। फिर मेंस का जब पेपर था तो उसके लिए मैंने बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी क्या बदली कि करेंट अफेयर्स को मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा। उसमें भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप पहले पढ़े रहते हैं तो याद रहता है, आप कर लेते हैं। तो फिर मैथ के पोर्शन को मैंने कंप्लीट किया। जैसे परसेंटेज हुआ, रेशियो पर पर्सन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक्स है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे बहुत मोटी किताब है, सब तो खत्म नहीं कर सकते। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है ना ये जो रिपीट चयन होते करना। रहता है। हाँ, तो इस तरीके से करके फिर हमने मैथ पे फोकस किया। और फिर एग्जाम तो वैसे ही होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। तो इसमें ज्यादा मेहनत की तो बात नहीं है, एक चूज करके उसमें टिक कर देना है। तो बहुत ही मजेदार होता है ये बीपीएससी वाली फीलिंग नहीं होती कि पूरा आपको पढ़ना है फिर अच्छे से लिखना है। तो वो बहुत ही इजी टास्क है। मैं तो कहती हूँ कि अभी तो मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे लगता था कि वो सब कुछ नहीं था यार, एग्जाम वो तो बहुत आसान होता है कि आंसर भी आपके सामने है और उसको टिक करने हैं। लेकिन बीपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी मेहनत है, उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। लेकिन दरोगा के लिए आप बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। मैं कहती हूँ कि मेरे आसपास के जो जो कुछ लोगों को मैं जानती थी, जब मैंने उन्हें बताया वो लोग बिल्कुल पढ़ाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी थी। फिर मैं एक हेल्प करती थी कि अपने सारे दोस्तों को जो मेरे से जानने वाले हैं मैं उन्हें मोटिवेट करती थी कि आप पढ़ें। और उसके थ्रू मैंने बताया कि कैसे कैसे पढ़ना है, और इवन उन लोगों का भी रिजल्ट आया तो मुझे ज्यादा खुशी हुई कि भाई अगर ऐसे अगर सब लोग करें तो सबका। अच्छा, आप गाइड भी करती हैं, कर रही हैं लोगों को, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये आप बताइए कि मतलब कुछ बुक्स है कि जिसको फॉलो करेंगे तो मतलब मैं हम तो लोग तो बताते ही रहते हैं लूसेंट पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है, फिर बुक्स को सोर्स को बदलना नहीं है, एक ही बुक को बार बार पढ़िए, जो मिस्टेक हुआ उसको नोट कीजिए। अदर देन दिस आपका कुछ है कि कोई और बुक है जो आप बोलेंगे कि नहीं वो बुक भी एक बार देख लेना चाहिए, ऐसा आपके हिसाब मैं से? मेरे बुक जो है बुक बहुत मैटर करता है। मैं 1000 बुक पढ़ने से अच्छा मैं चाहती हूँ कि एक बुक को मैं 10 मरतबा पढूं ताकि उस चीज को मैं कर लूं। क्योंकि सारी किताबें में ना कुछ सिमिलर रहता है, कुछ ना कुछ क्या बहुत हद तक सिमिलर रहता है। रेपिटेटिव। अगर किसी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है तो वो किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो सेम ही मिलेगा, उसकी जो स्टोरी है किसी book में पढ़ेंगे तो सेम ही मिलेगा। तो मुझे लगता था कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि मैं कोई ऑथेंटिक बुक पढूं। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए अगर आप अभी अगर जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि वो सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसमें जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सरल भाषा रहता है, तो उससे आप समझ सकते हैं। फिर आप किसी राइटर की बुक जाएं, जैसे कि अगर ज्योग्राफी पढ़ने हैं तो आप सविंदर सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। तो हिस्ट्री पढ़ना है तो आप पी चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं। आप पॉलिटिकल दरोगा साइंस के लिए दरोगा के लिए तो नहीं है इतना जरूरी, ये सब तो बीपीएस कमीशन के लिए।
के लिए ये इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको क्वेश्चन पूछने के पैटर्न इजी रहते हैं। तो बस मेरे ख्याल से दरोगा के एग्जाम के लिए लुसेंट की बुक इनफ है। और एक जो आता है क्राउन की बुक, वो भी इनफ है। और घटना चक्र के क्वेश्चन बैंक अगर बना ले तो किसी भी किताब की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका रिजल्ट 110% आ जाएगा। तो ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2-3, हाँ, लूसेंट और घटना चक्र पे जिसका पकड़ बन गया उसका तो मतलब चांसेस है कि बहुत अच्छे से हो ही जाएगा। लूसेंट में खूबी दिखता है, लूसेंट की खूबी होती है, उन्होंने सारे चैप्टर को बहुत ही पहले कंटेंट जो दिया हुआ है वो हर चीज पे उन्होंने फोकस करा हुआ है। तो उससे फायदा होता है कि जब स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं ना बाकी बुक की अपेक्षा, तो उसमें एकदम सिलसिलेवार ढंग से दिया रहता है, एंशिएंट के बाद मिडिएवल फिर मॉडर्न। तो एक आपका जो टाइमिंग का जो प्रॉब्लम है वो सब भी क्लियर हो जाता है उसके थ्रू। तो लुसेंट इज द बेस्ट बुक आई हैव टू से। तो ये अच्छी बुक है मेरे ख्याल से। हाँ, मिस्टेक्स भी कम रहेंगे उसमें और इतने अच्छे से नोट टाइप का बना हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा जगह पे दिमाग नहीं लगाना है। दरोगा के लिए तो आई थिंक बेस्ट बुक है लूसेंट बुक। ज्यादा मोटी भी नहीं है। हाँ, एक होता है ना ज्यादा मोटी किताब है तो बच्चे डर जाते, भाई इतना तो मेरे से नहीं होगा। मेंटल कि कोई भी पढ़े तो आराम से कर लेगा, तो वो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि देखिए, एक है प्रिपरेशन तो स्टूडेंट करते रहते हैं सब अपने अपने घर में, कोई रूरल एरिया में है, कोई अर्बन एरिया में है, कोई कहीं पे है, और तैयारी करते ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि सबको ये प्रिविलेज मिले कि पटना में जाके कोचिंग करें और तभी क्वालिफाई करें, है ना। सबके पास अपनी अपनी है, जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसी में प्रिपेयर करना है, लेकिन जॉब तो सबको चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या मतलब, जैसे टेस्ट सीरीज, मेरे ख्याल से लोगों को अब सब तो अब अलग अलग जगह पे है, लेकिन टेस्ट सीरीज एक चीज है जो उसको पूरे थ्रू आउट बिहार के बच्चों से, जैसे कोई टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाता है तो उसको बिहार के बच्चों से एक तो कंपैरेटिवली पता चल जाता है, ठीक है हम कटिहार में ही हैं, हम पूर्णिया में ही हैं, हम जमुई में हैं, लेकिन वो रहेगा तो उसको पता चलेगा ठीक है वो बच्चा मेरे से ज्यादा मार्क्स ला रहा है ना। और उससे फिर वो सोचेगा मेरा स्लॉट में इतना मार्क्स पीछे था, अब थोड़ा और पढ़ना है और ऊपर जाना है, तो उससे भी थोड़ा ग्रोथ होता है। आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट के लिए, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है? टेस्ट सीरीज का मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पता चलता है बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके साथ होते हैं। कभी कभी होता है ना, जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं और आपका नंबर अच्छा आता है तो आपको एकदम बहुत खुशी होती है, यार मैं तो शेर हूँ, इतना अच्छा नंबर है। लेकिन जब आप 10 लोगों के बीच में, 100-150 लोगों के बीच में रहते हैं, तब आपकी असली काबिलियत का पता चलता है। उस वक्त क्या होता है ना, तब आप समझ पाते हैं कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ, मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो अकेले तो आपका सिर्फ अकेले का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बहुत सारे बच्चे आपके साथ बैठेंगे। तो टेस्ट लाखों सीरीज लाख में बच्चे। हाँ ये बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने आप को पहचान सके कि मैं इसमें कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इसकी वजह से आप उस हिसाब से और मेहनत को अपना करेंगे और अच्छे मार्क्स लाने की और कोशिश करेंगे। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो टेस्ट सीरीज को प्लीज ही ज्वाइन करें, जो भी अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें ज्वाइन करें। और मैम जो स्कीम चलाती है वो तो बहुत अच्छा है, उसके थ्रू तो बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत ही लगन से वो लोग सभी पढ़ाई करते हैं। जब मैं ग्रुप में ऐड हुई थी तो मैं तो अननोन थी, मैंने मैम से बात किया, फिर मैंने पेड ग्रुप ज्वाइन किया। लेकिन जब मुझे वो जब मैं क्लास में अटेंड हुई और जब भी मैं टेस्ट सीरीज में अटेंड होती थी तो उसमें बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड बन चुके थे। किसी क्वेश्चन पे डिस्कशन होता था तो वहाँ कोई भी तरीके का क्वेश्चन होता था, वो उस पे अगर हम लोग ग्रुप में डालते थे तो उसका झट से आंसर आ जाता था। तो ये बहुत फायदे की चीज है। अकेले पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आया, कोई अगर बता देता है तो वो टाइम कम लगता है और इस चीज को आप जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो ये अच्छा रहता है। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बोलिए सबाना कि नोट्स भी है क्या, नोट्स भी बनाना चाहिए दरोगा एस्पिरेंट्स को आपके हिसाब से? मेरे लिए तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है कि नोट्स मेरे लिए बहुत फायदे की चीज रही है। क्योंकि जब भी मैं किसी चीज को पढ़ती थी ना, जैसे आपने बुक पढ़ लिया, लुसेंट की बुक पढ़ ली, चाहे कोई भी बुक पढ़ लिया, लेकिन उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, उसको मैं नोट डाउन करती थी, है ना। जैसे सेंसस ही मैंने पढ़ा, सेंसस 2011 जो अभी पूछे, अभी तो 2021 में होगा, लेकिन अभी 10 सालों का जो आंकड़ा है, तो मैंने उस चीज को लिख लिया कि हाँ इस चीज को मैंने बना लिया है। फिर मैं जब भी उसकी जरूरत होती थी तो मैं बस झट से रिवीजन कर लेती थी। तो मेरा नोट्स कॉपी भी होती थी, मैंने हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाया था। अगर मैं कोई फंडामेंटल राइट्स के कोई भी आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ तो मैंने आर्टिकल्स का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो पूछे जाएंगे
मैंने उसका अलग से एक नोट्स बना लिया था, और जो जो आर्टिकल्स जो ज्यादा पूछे जाते उस पर मैं फोकस करती थी। जब एग्जाम देने जाना होता था तो मैंने सारे आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं, डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं, उसको मैं पढ़ लेती थी और फिर चली जाती थी। तो इससे बहुत एकदम क्विक रिवीजन हो जाता था। तो रिवीजन करने के लिए नोट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसे बुक में आप बहुत जल्द रिवीजन सब नहीं कर सकते। 2 दिनों के अंदर आप चाहें कि रिवीजन करना, तो वो सिर्फ आप अपने नोट्स से ही कर सकते हैं, और खुद के नोट्स से कर सकते हैं। ये कि किसी का नोट्स ले लिया, पढ़ लिया और चले गए, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको खुद का अपना अलग नोट्स बनाना चाहिए, ताकि आप अपने अक्षरों में लिखे हो, किस कहाँ पे आपने क्या लिखा है वो आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगी कि जरूर आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसको एक कॉपी में जरूर उतारें, ताकि उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ये सच में एक बहुत अच्छा ये चीज है कि आप नोट आपको बनाना चाहिए। और ये बताइए कि रिवीजन का क्या रहता था आपका, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और करंट अफेयर्स तो डेली ऐड होगा, है ना, सिलेबस में रोज ऐड हो जाएगा। जैसे आज का दिन गया, मतलब आज के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थे वो आपका सिलेबस का पार्ट हो गया। तो ये किस तरीके से रिवाइज करती हैं? बहुत बल्क हो जाता है ये सब कुछ पढ़ने में और रिवाइज करने में, तो इसको कैसे रिवाइज कैसे करती थी? मैम क्या है कि जैसे आप एग्जाम अगर आपको देना है तो मैं उस वीडियो को देख करके उसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको लिख लेती थी। लेकिन क्या है कि हफ्ते भर के बाद मैं जितना भी मैंने पढ़ा है उसे मैं रिकॉल करती थी फिर से, ताकि वो भूले ना। मैं हमेशा क्या है ना, जब आप पढ़ाई करते हो तो भूलते भी तो बहुत है, क्योंकि इतनी सारी चीजें, मेमोरी तो 1 GB का ही है, खुदा ने 1 GB दिया है दिमाग में, तो कितना घुसेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा रिकॉल करती रहती थी कि अल्लाह मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि भूल जाऊंगी तो फिर बड़ा मसला है, फिर शुरू से पढ़ना होगा। तो इसलिए मैं हमेशा रिवीजन करती थी। एक हफ्ते का फिर रिवीजन कर लिया, संडे के संडे रिवीजन कर लिया। और उसके बाद वार्षिकांक वगैरह या अर्धवार्षिकांक आया, या फिर 15 हाफ वीकली जो टेस्ट होता है, तो मैं टेस्ट में भी मैं बैठ जाती थी कि मैं टेस्ट दे दूं, ताकि मैं मुझे पता चले कि मैंने एक हफ्ते में जो पढ़ा है मुझे याद भी है या नहीं। तो इस तरीके से मैं रिवीजन करती थी। तो हर सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़ा है एक हफ्ते में, उसे प्लीज एक हफ्ते बाद जो भी आप दिन चाहे उस दिन आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था, तो क्या है कि मुझे एक हज भवन प्रोग्राम चलता है यहाँ पे पटना में, मिनोरिटी के बच्चों के लिए हज भवन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। हाँ, खाने पीने हर चीज का वो खर्च खुद गवर्नमेंट उठाती है। आपको कुछ भी नहीं, एक पैसे भी नहीं लगते वहां पे। खाना 3 टाइम का खाना सुबह शाम दोपहर का मिलता है। उसके बाद आपको रनिंग के लिए बहुत सारे कोच अवेलेबल कराए जाते हैं। तो जब मैं जॉब में थी तो फिर मैं हज भवन से मैंने कंस्टेबल की तैयारी करी थी, तो मुझे एज ए ट्रेनर बुलाया गया था इस बार हज भवन में फिजिकल अच्छा। ट्रेनिंग के लिए। हाँ, तो मैं एक स्टूडेंट तो थी ही कि मुझे खुद भी करना है, लेकिन एज ए ट्रेनर मैं गई थी, तो मैं जो भी लड़के और लड़कियां थे तो मैं लड़कियों को ट्रेनिंग दे पाती थी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैं उन्हें ट्रेनिंग दिला रही हूँ और खुद का भी क्लियर हो रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस था। और मैं मतलब जितने भी आप बच्चे हैं, हाँ हाँ, जितने भी बच्चे हैं जिन्हें मालूम नहीं है हज भवन के बारे में, मैं 2 लाइन उनके बारे में बताना हाँ। चाहती हूँ कि आप जो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, खासकर मिनोरिटी के बच्चे, मैं मुस्लिम कम्युनिटी पे यहाँ बात करना चाहूंगी, क्योंकि मिनोरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी के जो बच्चे हैं शामिल, उनके लिए वो मुफ्त में कोचिंग चलाई जाती है बिहार सरकार की तरफ से। हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रोग्राम चलाया है। तो इसमें जो भी लड़के और लड़कियों ने अगर जैसे कंस्टेबल की तैयारी अगर कर रहे हैं और उन्होंने पीटी निकाला है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए हज भवन में बुलाया जाता है, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद अगर आपने दरोगा के लिए अगर करना है, तो वहाँ पे दरोगा के लिए पीटी की भी तैयारी कराई जाती है, मेंस की भी तैयारी कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज की भी पे उनको फोकस किया जाता है। उसमें एंट्रेंस एग्जाम बस पास करने होते हैं। अगर आपको मेंस के एग्जाम, मेंस में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे, तो वहाँ एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं सबको तो रख नहीं सकते। तो बस एक एक है कि एंट्रेंस ले लिया जाता है, फिर एंट्रेंस के थ्रू जो बच्चे होते हैं उन्हें मेंस भी कराया जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज भी उनकी ठीक कराई जाती है। और फिर जब मेंस क्वालिफाई हो जाते हैं तो सारे बच्चों को बकायदा कॉल जाता है उन लोगों पे कि आप आए और आप हस्बैंड से जुड़े और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जो बच्चों को नहीं मालूम है, लड़कों और लड़कियों को, वो प्लीज इस चीज को फोकस करें और जाने कि बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि मुफ्त में कुछ भी मिले तो ले लेना चाहिए, कौन से और क्या। पैसे लग रहे हैं। और क्या। नहीं, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये स्पेशल प्रिविलेज है और आप बता रही हैं, तो इसको तो फोकस करके जो लोग हैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं,
तो उनको तो करना ही चाहिए। लास्टली हम ये पूछेंगे, ये बोलना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से जितने भी स्टूडेंट है, बहुत बड़ा क्राउड है ये दरोगा के लिए, बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, बट कुछ ही लोग पहले 50,000 में आएंगे, फिर कुछ ही लोग फिर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये उतने बड़े क्राउड से 50,000 में आने के लिए, और फिर उसको फिर से डिफाइनमेंट होते रहता है, हर स्टेज पर डिफाइनमेंट होता है। तो आपका लास्ट मतलब आप क्या एकदम मेन चीज बोलेंगे, फोकस्ड चीज जो हर लोगों को पता होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, मतलब दरोगा एक एग्जाम को क्वालिफाई हद मतलब एंड तक, मेरिट लिस्ट तक जाने का जो एक सिंपल फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैम एक चीज इस बार का एक बड़ा ही सोचने वाली चीज है, क्योंकि पिछले बार का जो दरोगा का जो रिजल्ट, दरोगा के लिए जो क्राइटेरिया रखे गए थे उसमें हाइट 160 सेंटीमीटर था। तो एक क्या था कि उसमें बहुत सारे बच्चे पहले ही छट चुके थे जिनका हाइट कम था, वो 160 सेंटीमीटर जिनका नहीं हो पाता था वो उसमें अपीयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं लास्टली तो मैं छट जाऊंगा या छट जाऊंगी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार क्राउड पहले से भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इस बार हाइट सीधे 5 सेंटीमीटर घटा दिया गया है। तो इसमें क्या है ना, क्योंकि बेरोजगारी का ये आलम है हमारे बिहार में कि जो भी बच्चे बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, नॉट वाली बीपीएससी रेदर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, वो भी चाहेंगे कि जॉब ले लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सबको पता चल गया है कि भाई पैसों की कितनी अहमियत है। तो इस बार ना जंग जो है ना बहुत ही मतलब एक अलग ही डंके की चोट पे होने वाली है। बहुत ज्यादा तरीके से लोग इसमें शामिल होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो हमें अपने आप को ये प्रिपेयर सोच के करना है कि इस बार जो बच्चे बैठने वाले हैं वो बहुत ही धाकड़ धाकड़ बच्चे हैं, तो हमें उनसे कंप्लीट करना है। तो ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, अब तो और मजा आएगा, क्योंकि मजा तो तब आता है जब आप सामने वाला आपका जो प्रतिद्वंदी है वो ज्यादा दिलचस्प है। नहीं तो आसानी से अगर सफलता मिल जाए तो किसी किसी बात की खुशी नहीं होती। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे हैं इस बार अपियर हो रहे हैं ना, उनके लिए बहुत सम्मान की बात होगी अगर वो लास्टली सिलेक्टेड होते हैं। और सिलेक्टेड होने का बस एक ही फंडा है कि बस और बस अपनी पढ़ाई को एकदम ईमानदारी पूर्वक करें। जो भी क्वेश्चन अगर किसी टेस्ट के माध्यम से मिल रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन करने हैं, बस उस पर ही फोकस करें। बाकी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जब तैयारी में आ ही चुके हैं तो आपको पता है पहले से सिलेबस की पूछने की क्या क्या, सिलेबस को पहले अच्छे से जाने की सिलेबस क्या है, क्योंकि बगैर हम कुछ समुद्र की गहराई नापे हुए उसमें हम डुबकी तो नहीं लगा सकते। तो एक मर्तबा आपको सिलेबस जानने की जरूरत है, और जब सिलेबस जान जाए उस पर आप फोकस करें। और किसी भी चीज को ना रट्टू मल की तरह ना पढ़ें, उसको अच्छे से समझ के पढ़ें ताकि वो कुछ दिनों तक याद रह पाए। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बस पास करने के लिए वो रट के एग्जाम पास करते हैं, फिर कभी उनसे पूछा जाता है तो उन्हें पता नहीं होता, तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। तो खैर वो तो शर्मिंदगी अलग चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी पढ़ाई को ना रट के नहीं पढ़ना चाहिए, उसे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि बाद में भी आपको ये चीज याद रहे और आप दूसरों को मोटिवेट कर सके और आगे बढ़ सके। तो इसके लिए पीटी पे पहले फोकस करें, क्योंकि पहले तो पीटी का ही एग्जाम है, और आपको पता ही है कि लाखों बच्चे उसमें शामिल होंगे और उसमें हजारों की तादाद में ही चयनित हो पाएंगे। तो पीटी में अपने आप को सिक्योर करने के लिए ना आपको बस एक हल्की सी स्ट्रेटेजी ये अपनानी है कि आपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, किसी चीज को स्किप नहीं करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे इसे क्वेश्चन एक दो पूछते हैं तो स्किप कर देते हैं। जैसे मैंने अक्सर देखा है बच्चों को, जो हिस्ट्री के बच्चे होते हैं वो दक्षिण भारतीय जो राजवंश है उसको पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं इसे एक दो क्वेश्चन आएगा क्या पढ़ें। लेकिन मुझे लगता है कि सब चीज को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास भरपूर समय है, अभी टाइम निकाला नहीं गया है कि एग्जाम कब होगा, है ना, इसकी डेट फिक्स नहीं हुई है। उस चीज को, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ें। और जब पीटी आपका जब निकल जाएगा ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे पीटी तो निकल गया है, बस उसमें और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मेंस निकल जाएगा। तो पीटी निकालने के लिए करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस करें, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी हमारे स्टैटिक्स पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये तीन तो पिलर है, इस पे फोकस करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो साइंस फैकल्टीज के बच्चे हैं उनका साइंस तो बेहतर होगा ही, तो वो आर्ट्स वाले फील्ड पे सबसे ज्यादा हिस्ट्री पे फोकस करें, ज्योग्राफी पे फोकस करें और पॉलिटिकल साइंस पे करें। तीन सब्जेक्ट पर करेंगे तो हो जाएगा। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा बायोलॉजी पे फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने की जो संख्या होती है बायोलॉजी से ज्यादा होती है। तो उस तरीके से आपका वो क्लियर हो जाएगा। पीटी जब हो जाएगा तो मीन्स आप खुद समझदार हो जाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है। और टेस्ट सीरीज तो प्लीज लगाते रहें। क्वेश्चन बैंक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर देखें, ये बहुत फायदे की चीज होती है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको पैटर्न पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन का क्या क्या पैटर्न है, क्या पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी पढ़ाई हो जाती है और फिर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। और अंतिम रूप से चयनित होने के लिए बस मेंस से ही रिजल्ट बनता है। तो पीटी निकालने के बाद आप खूब मेंस पे मेहनत करें कि भाई जय नहीं तो छह, इस बार ही करना है बस। अब की बार मेरी सरकार वाली फीलिंग आनी चाहिए।
और जब हो जाएगा तो फिजिकल का कोई बड़ा फंडा नहीं है। फिजिकल के लिए आप सभी को मैं मैसेज दे रही हूँ कि अगर कभी भी किसी भी बच्चे को अगर फिजिकल के बारे में कुछ पूछना हो तो मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक फिजिकल ट्रेनर हूँ और अब पुलिस डिपार्टमेंट भी में हूँ। जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी मैं वहाँ के बच्चों को मैं फिजिकली फिट होने की कोशिश कराऊंगी, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, खासकर लड़कियों के साथ हो जाता है, क्योंकि लड़कियां कभी बाहर निकलती नहीं घर से। उनका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं होता, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप कभी सोचा नहीं होता है। एक पढ़ाई तो कर लेते हैं लोग, क्योंकि घर पे रह के पीटी मेंस करना है वो हो जाता है। फिजिकल के समय बहुत लड़कियां रनिंग में छट जाती हैं, अगर रनिंग कर लिया खुदा ना खास्ता तो फिर हाई जंप में बहुत लड़कियां छट जाती हैं। तो वो अभी से ही तैयारी करें। फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जब आप फिजिकली फिट रहते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, और जब हेल्दी रहते हैं तो हर काम करने का मन करता है। तो रनिंग वगैरह पे ध्यान थोड़ा बहुत देते रहें, जाते रहें, वॉकिंग वगैरह करें, धीरे धीरे स्पीड बनाएं। ये सब अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है तो अपने आप को पहले से उसके लिए तैयार करें, और फिजिकल हो जाएगा, कोई बड़ा टास्क ये नहीं है। ठीक है शबाना, बहुत अच्छा लगा आपका स्ट्रैटेजी जान के, और आप सिलेक्टेड हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी तो बहुत लोगों को काम देगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू कि आपने इतना टाइम दिया और लोगों से बात किया। और हम विश करते हैं कि आप और भी अभी तो एज ए कांस्टेबल कर रही हैं, नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर, और आप जिस तरीके से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रही है बीपीएससी, तो आप और भी आगे ही जाएंगी। तो बहुत बहुत हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत विशेष है आपको कि आप अच्छा करें अपने लाइफ में, और जो अपना सर्विस कर रही हैं उससे लोगों को भी बहुत हेल्प करते रहें, जैसे मोटिवेटर, ट्रेनर, ये सब कुछ कर रही हैं तो करते रहें। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट आपके आगे की लाइफ के लिए। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं बच्चों से कनेक्ट हो सकूं, अपने मित्रों से कनेक्ट हो सकूं। जो इस बार सिलेक्टेड नहीं हो पाए हैं प्लीज अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि अगला मौका तो है ही, उसमें तो कर ही लेंगे। क्योंकि एक बार अगर जब गलती हमने कहाँ मिस्टेक की है वो आपको पता चल गया होगा कि हमने कहीं तो गलती की थी जो इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं बन पाया, तो अगली बार आप यकीन करें कि आपका सिलेक्शन अगली बार की लिस्ट में आपका जरूर होगा। तो प्लीज डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, अपने आप पे खूब यकीन करना है, और इतना पढ़ लेना है ना कि कोई भी क्वेश्चन सामने आया झट से बना लेंगे। और जब पढ़ा लिखा रहता है आदमी क्वेश्चन को, तो जब सामने आता है क्वेश्चन तो देख के अंदर से खुशी मिलती है। तो ये मैं सबको कहना चाहूंगी कि प्लीज फोकस करें पढ़ाई पे, और ज्यादा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। मेरे ख्याल से मोबाइल का इस्तेमाल आप अच्छे वे में करें, वीडियोस देखें, उससे पढ़ें, लेकिन ज्यादा फिल्में, ज्यादा टीवी सीरीज, वेब सीरीज वगैरह से थोड़ा दूर रहें, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा से थोड़ा दूर रहें। पढ़ाई कर लेंगे एक बार, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है, देखते रहें फिर। जी मैम, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत ठीक है। थैंक यू ओके बाय। शबाना, थैंक यू बात करने के लिए। ठीक है, तो ये थी शबाना, और ये था इनका स्ट्रैटेजी। होपफुली आपके लिए बहुत काम आएगा, और आप लोग भी सीखेंगे इससे कि क्या कहाँ पे फोकस करना है, क्या गलती नहीं करना है, किस बुक को कितना फोकस करना है, और टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, टेस्ट पेपर लगाना जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। तो ये सब होपफुली आपके लिए काम आएगा। और भी बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, टाइम मिलते ही उन लोगों का स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो कीप वॉचिंग अस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी है डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। शबाना, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि हमें हमारे साथ टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।